सो लेट्स स्टार्ट अगेन। हमने देखा था कि केनेशियन कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई में क्या होता है, आपका जो सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई कर है वो फुल एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट तक फ्लैट चलता है, इसको जो हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल चलता है, जब तक वो फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल तक ना पहुंचे। उसमें आपका जो सप्लाई कर्व है या फिर आपका जो एग्रीगेट सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक रहता है। उसके बाद आप जब फुल एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट पे पहुंचते हो, बियॉन्ड दिस पॉइंट, फुल एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट के बाद फर्दर इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा यूज ही नहीं कर पाओगे। आपके पास ज्यादा कितने लेबर थे? 5। ओके, मैक्सिमम लेबर थे 5 और मैक्सिमम कैपिटल था 600 रुपए। ओके, तो 600 रुपए खर्च हो गए पूरे के पूरे। 5 लेबर ने पूरा काम कर रहे दिन भर। ओके, उसके साथ आप जो आपके पास जो लैंड थी उस पर आपका बिजनेस शुरू है और पूरे के पूरे जो भी आपके पास है आपने पूरा लगा दिया है। तो क्या इसके आगे और कुछ आप लगा पाओगे? नहीं। सो जो आप पूरा का पूरा लगा देते हो दैट पॉइंट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। और उसके बाद क्या भी कुछ ना हो, आपका सप्लाई बढ़ने वाला नहीं है। सो फर्दर प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 5 लोग 600 रुपए के कैपिटल पे पूरा काम कर रहे हैं, उसके आगे हो ही नहीं सकता in a short run. So it is not possible because all the resources in the economy are fully employed. मतलब जो भी इकोनॉमी में अवेलेबल है वो fully employed है, पूरा का पूरा उसका इस्तेमाल हो रहा है, यूज्ड हो रहा है। तो they are like maximum used, और what we can say their used is maximized, बहुत ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है। ओके, उसके साथ आता है as a result, aggregate supply of AS then becomes perfectly inelastic at full employment level of output as shown in the adjoining figure. Aggregate demand determines the level of output, income and employment as level of aggregate supply is constant and given in a short run. तो हमें पता है कि शॉर्ट रन में एग्रीगेट सप्लाई तो कांस्टेंट रहने वाला है फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद। इसके लिए अगर आपको डिटरमाइन करना ही होगा कि इकोनॉमी में कितना इनकम जनरेट होने वाला है, इकोनॉमी में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है, क्योंकि हम थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ही देखने वाले हैं, तो उसका अल्टीमेट गोल क्या है? लेट्स फाइंड आउट कि इकोनॉमी में कैसे इनकम जनरेट होगा, लेट्स फाइंड आउट इकोनॉमी में कैसा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये ही हमें अगर फाइंड आउट करना है, जॉब कैसे मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे, कितने पैसे मिलने वाले हैं, तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपका मेजर इंग्रेडिएंट, जैसे आप अगर देखो तो आपके एक क्या बोलते हैं हम, आपके कुछ डिश बना रहे हो अगर आप, तो अगर चिकन बिरयानी है, तो चिकन बिरयानी में क्या होता है, आपका मेजर इंग्रेडिएंट क्या होने चाहिए? बिरयानी के लिए चावल और चिकन, ये दो तो मेन इंग्रेडिएंट हो रहे हैं ना, बाकी के डेफिनेटली लगने वाले हैं, उनसे ही टेस्ट आने वाला है। लेकिन अगर चिकन नहीं है, बिरयानी के लिए चावल नहीं है, इसका मतलब क्या है? आपके पास एक्चुअली कुछ मेन इंग्रेडिएंट ही नहीं है, तो बाकी मसाले होने का क्या फायदा? वैसे ही अगर आपका सप्लाई कांस्टेंट है, एग्रीगेट सप्लाई, तो आपका एम्प्लॉयमेंट और इनकम डिटरमाइन करने के लिए आपके पास एक ही इंग्रेडिएंट बचता है, उसका नाम है एग्रीगेट डिमांड। ओके, एंड इसकी वजह से केन्स बोल रहा है कि क्योंकि सप्लाई कांस्टेंट है, एग्रीगेट सप्लाई, हमें एग्रीगेट डिमांड को ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइंस द लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट as a level of aggregate supply is constant and given in a short run, right? तो short run में वो constant होने वाला है, और इसकी वजह से आप aggregate demand ही होगा जो आपका determinant होगा, जो आपको बताएगा कि कितना इनकम जनरेट होगा, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और कितना आउटपुट जनरेट होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसके आगे देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप इतने होशियार हो कि आपको समझ में आ ही रहा है। तो ये सब जो हमने बात किया, बहुत बड़बड़ किया पीछे से आगे तक, तो ये सब ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स सीख रहे हैं तो ग्राफ पे देखना ही पड़ेगा, राइट? तो इसके लिए एक एक लाइन देख लेते हैं। ओके, सो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्या है? सी मतलब कंजम्पशन, एस मतलब सेविंग्स, आई मतलब इन्वेस्टमेंट। सो सी प्लस एस प्लस आई, नॉट प्लस, सी और एस और आई, ये सब दिखाई दे रहे हैं हमें वाई एक्सिस पे।
ये वाई एक्सिस है, इनकम नहीं। ओके, इसके बाद आता है एक्स एक्सिस, 0 पॉइंट है, और एक सेकेंड, ओके, और आपको दिखाई देने के लिए एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, जो आप थियरी से फाइंड आउट करना चाहते हो, इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसके बाद आता है ये 45 डिग्री वाला लाइन। 45 डिग्री वाला लाइन आपको बताता है कि आपको दिखाई दे रहा है राइट स्क्रीन मेरा? ओके, सो 45 डिग्री वाला लाइन आपको बताता है आपका एग्रीगेट सप्लाई। अगर आपको याद है तो एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू सी प्लस एस। उसके बाद आता है कंजम्पशन, दैट इज सी, कंजम्पशन का ग्राफ है ये। ओके, सी। उसके बाद आता है C प्लस आई। ये C प्लस आई क्या है आपको पता है? C प्लस आई आपका एग्रीगेट डिमांड है, राइट? एग्रीगेट डिमांड। ओके, तो ये समझना चाहिए कि जब एग्रीगेट डिमांड दैट इज C प्लस आई और एग्रीगेट सप्लाई दैट इज C प्लस एस, ये जो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे 45 डिग्री लाइन को, तो मिल जाएगा हमें हमारा नया वाला इक्विलिब्रियम। और इसकी वजह से ये पॉइंट है E, जो होगा हमारा इक्विलिब्रियम, और हमारा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वहां पर जनरेट होने वाला है। मतलब आपका YE इतना ज्यादा इनकम जनरेट होगा और उसके हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपके इकोनॉमी में जॉब जनरेट होगी। ओके, समझ में आ रहा है ये? अगर आप ये ई को पीछे लेकर जाकर वाई एक्सिस पे जोड़ देते हो तो आपको समझ में आएगा जब आप इक्विलिब्रियम के पोजीशन पे रहेंगे तो आपके इकोनॉमी में कितना कंजम्पशन रहने वाला है, कितना सेविंग्स रहने वाला है, कितना इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। ओके, आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा है या मैं फिर से एक बार बताऊं? डू यू वांट मी टू? वापस बताओ। यस मैम। ओके, सो लेट्स गेट बैक। ओके, मैं ये ग्राफ का ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन आगे वाले स्लाइड्स में भी देने वाली हूँ, लेकिन जैसे जैसे एक आता है तो ये ग्राफ आपको, अगर केनेशियन थियरी आती है इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो आपको डेफिनेटली ओके एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, उसके हिसाब से केनेशियन इक्विलिब्रियम, इनके बारे में बोलना पड़ेगा। तो ये ग्राफ निकालना ही पड़ेगा। अगर आपको ऐसा पूछा गया है एक्सप्लेन केनेशियन इक्विलिब्रियम, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले एग्रीगेट डिमांड के बारे में बताना पड़ेगा, एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ दिखाना पड़ेगा। उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई दिखाना पड़ेगा, एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ और उसके बारे में लिखना पड़ेगा। और उसके बाद ये दोनों का मिलकर जो इक्विलिब्रियम बन रहा है, जो ये ग्राफ से दिखाई दे रहा है हमें, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। ओके, सो ये ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है? वाई एक्सिस पे है कंजम्पशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है क्या है वाई एक्सिस पे? आप मुझे बता दीजिए तो मैं आपको बताने वाली हूँ फिर से। ओके, पुट योर माइक्स ऑन और मुझे बता दीजिए वाई एक्सिस पे क्या क्या है। कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। करेक्ट, वेरी गुड। तो कीप इट ऑन, मुझे चलेगा वॉइस डिफरेंस या फिर कुछ भी पीछे साउंड है चलेगा। ओके, तो वाई एक्सिस पे कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट है। एक्स एक्सिस पे है आपका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या है आपका एक्स एक्सिस पे? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम, यस करेक्ट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो 45 डिग्री लाइन आई है, ग्रीन वाली लाइन, वो 45 डिग्री लाइन एक्सप्लेन करती है आपका एग्रीगेट सप्लाई। क्या है 45 डिग्री लाइन? एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई, हाँ। और ये जो एग्रीगेट सप्लाई है उसका फॉर्मूला हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा था, वो है एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू वाई, मतलब नेशनल इनकम, इक्वल टू C प्लस एस। क्या है एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला? C प्लस एस। क्या? C प्लस एस। करेक्ट। तो C क्या है उसमें बताओ मुझे? कंजम्पशन। करेक्ट। और S क्या है? सप्लाई, सेविंग्स। ओके, सेविंग। सेविंग्स है। और Y मतलब है आपका एग्रीगेट सप्लाई, मतलब आपका नेशनल इनकम। तो Y क्या है आपका? एग्रीगेट सप्लाई। करेक्ट, मतलब
एग्रीगेट सप्लाई जो हमें नेशनल इनकम से इक्वल टू मिलता है, मतलब y का एक्चुअल मीनिंग है आपका नेशनल इनकम, क्योंकि हर बार इकोनॉमिक्स में y जब दिखाते हो, नॉट एज ए एक्सिस नेम, ओके, सिर्फ y दिखाते हो तो वो होता है आपका इनकम, ओके। तो ये पूरे के पूरे एग्रीगेट सप्लाई मतलब पूरा टोटल सप्लाई, तो टोटल सप्लाई का मतलब होता है पूरे कंट्री के लिए सप्लाई, तो वो जो y है वो भी हो जाता है पूरा का पूरा इनकम, मतलब नेशनल इनकम, ओके। इसके बाद एक लाइन आती है जो ब्लू लाइन है, वो सिंपली आपका कंजम्पशन कर्व है। क्या है वो? कंजम्पशन कर्व। इसके बारे में आप ज्यादा कुछ देखने वाले नहीं है अभी, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि 45 डिग्री के ऊपर थोड़ा सा जो एक लाइन आ रहा है वो है कंजम्पशन कर्व। उसके पैरेलली जाने वाला जो लाइन है अभी के लिए जो ऊपर आया है रेड लाइन, उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व। क्या है वो कर्व? एग्रीगेट डिमांड कर्व। डिमांड। करेक्ट। और ये एग्रीगेट डिमांड कर्व का फॉर्मूला है, एग्रीगेट डिमांड का C प्लस I। क्या फॉर्मूला है? C प्लस I। करेक्ट, वेरी गुड। और ये जो C प्लस I है उसमें C क्या है? कंजम्पशन। कंजम्पशन है, करेक्ट। और I क्या है? इन्वेस्टमेंट। हाँ, इन्वेस्टमेंट, नॉट इनकम। इनकम हम कौन से लेटर से जताते हैं? Y। करेक्ट, वेरी गुड, वाई से जताते हैं। investment। इट्स ओके, नो इश्यूज। मैंने यही तो बोला, अगर यहाँ पर अब आप ये जो मुझे आप बता रहे हो, राइट, आपको यही तो लिखना है बाहर जाकर, मतलब आपके नोट्स में यही आपको ग्राफ को एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। और क्या लिखते हैं हम ग्राफ में? अगर ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि आप क्या क्या निकालोगे तो इट विल बी इजी। उसके बाद ये लास्ट वाला लाइन आता है, क्योंकि हमें पता चला कि ये जो y और ये मतलब ये जो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, मतलब ग्रीन और रेड लाइन एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, वो एग्रीगेट मतलब ये जहां पर भी मिलेंगे उस पर क्या होने वाला है? अगर आपको याद है क्या होगा जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मिल जाएंगे? इक्विलिब्रियम। करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड। तो उस टाइम होगा AS इक्वल टू AD, मतलब एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, और वो आपका पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? उस पॉइंट पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका EY या फिर OY ये होगा आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन द इकोनॉमी, मतलब आपके इकोनॉमी में कितने नए जॉब एम्प्लॉय हो रहे हैं या फिर कितने जॉब्स मिल रहे हैं लोगों को, वो लेवल। उसके साथ ही जो जॉब्स मिल रहे हैं वो आपको बताएंगे कि आपकी इकोनॉमी में कितना इनकम जनरेट हो रहा है, कितने पैसे जनरेट हो गए। समझ में आ रहा है ये आपको? यस मैम। ओके, तो सिर्फ अब आपको इक्विलिब्रियम समझ में आ रहा है? आ रहा है, राइट? नाउ आई एम स्केर्ड। अगर आपको आ रहा है तो मैं फिर से बताऊंगी, ओके। तो हाँ, आपको ये पूछना चाहिए था मुझे कि ठीक है, हमें ये तो समझ में आ रहा है कि YE ये आपका जो है इक्विलिब्रियम है, और उसके वजह से हमें ये पता चल रहा है कि YE हमारा एम्प्लॉयमेंट होने वाला है हमारे मतलब कंट्री में, राइट, इक्विलिब्रियम लेवल पे। लेकिन OY भी कैसे हो सकता है, राइट? YE तो ठीक है उसकी, लेकिन OY और YE ये दोनों सिमिलर कैसे हो सकते हैं? ओके, तो आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री याद दिला दूं मैं, ओके। आपको पता है, राइट, ये 90 डिग्रीज होने वाला है, राइट? यस। स्ट्रेट लाइन है, और ये पूरी की पूरी मतलब पैरेलल पैरेलल नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो इसके लिए ये 90 डिग्रीज होने वाला है, राइट? और उसके साथ आपने देखा कि ये जो एंगल है YOE का, ये कितने डिग्रीज का है? 45 डिग्री, राइट? मतलब इन ट्रायंगल YEO मैं दिखाई हूं, आपको समझ में आ रहा है मैं कौन सा ट्रायंगल दिखा रही हूँ? लेट मी ड्रॉ इन अ डिफरेंट कलर। ये ट्रायंगल में OE और ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल समझ में आ रहा है आपको, राइट? यस। हाँ,
तो एक है 90 डिग्री एंगल, दूसरा है 45 डिग्री, तो आपको तीसरा एंगल कितना होगा आपको याद है? 45. करेक्ट। आपने वो थियरम देखे थे 45 45 90 वाले, आपके ट्राइंगल के पूरे एंगल्स की सम रहती है 180 डिग्रीज, राइट? तो मतलब ये भी 45 होने वाला है, और क्योंकि ये दो एंगल सेम है, राइट, ये कौन सा वाला ट्राइंगल होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब दोनों के वैल्यू भी सेम होने चाहिए, क्योंकि दो सेम एंगल से बनी हुई वो रेशा है, राइट? तो ओ वाई और वाई ई सेम होने वाले हैं। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन क्या थोड़ा सा तो समझ में आ रहा है आपको? Yes. ओके, तो मुझे हाँ लगता है कि मैंने ये अभी के लिए जो आपको एक्सप्लेन किया है वो होपफुली अभी के लिए आपको काफी होगा, राइट? इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको फिर से मतलब थोड़ा थोड़ा करके बताने वाली हूँ, लेकिन क्या जो ये मैंने डायग्राम निकाली है आपको समझ में आ रही है? Yes. हाँ, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ma'am. मतलब ये पीपीटी मिले और ये सब मिलेंगे ना, पीपीटी और पीडीएफ सब कुछ, तो आपको सिंपली ये करना है, आपको उसके ड्राइंग करने हैं जो भी डायग्राम है, और वो याद रखना है कौन से कहाँ से कहा जाता है। अगर एक बार ये ड्राइंग याद रखा तो सिंपली आपको क्या लिखना है वो तो याद है ही, क्योंकि आपने अभी एग्रीगेट सप्लाई देखा, एग्रीगेट डिमांड देखा, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस देखा, इक्विलिब्रियम देखा। 5 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाई एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, और वो दोनों जहां कट हो रहे हैं वहां पर क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम। ये 5 पॉइंट याद रख लिए तो केनेशियन इक्विलिब्रियम विल बी योर्स ओनली। ये तो लक्षण। लेट्स गो अहेड। ओके, Yes. सो यही आपका ग्राफ था जो मैंने अभी छोटे फॉर्म में दिया है, क्योंकि हमें ये देखना है कि हमने क्या नीचे लिखा है। ओके, जो भी मैंने अभी बोला वही एक्सप्लेनेशन है स्पेसिफिकली। तो एग्रीगेट डिमांड, दैट इज एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इक्वल टू सी प्लस आई, समझ में आ रहा है? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू ए एस एफ, दैट इज सी प्लस एस, ये दोनों हमने देखे थे। उसके बाद हमें पता है एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि उसी पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम आने वाला है। तो अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू है, इसका ही मतलब क्या होता है, सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, राइट? समझ में आ रहा Right. है? हाँ, Yes, yes. यस। तो एडीएफ इंटरसेक्ट्स एएसएफ एट पॉइंट ई, मतलब आपका एग्रीगेट डिमांड फंक्शन आपके एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन से इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट ई। पॉइंट ई इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, सो ओ वाई मतलब ये वाला इज इक्वल टू, या फिर वाई ई इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट, एंड ओ वाई इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब कितना मैक्सिमम लेवल तक आप सप्लाई करोगे या फिर आउटपुट निकालोगे, ओ वाई होगा। और ओ वाई और वाई ई होगा आपके इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल पे कितना इनकम जनरेट होगा और कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और ओ वाई ये सिर्फ क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन। इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई may or may not be full employment level of point, लेकिन क्योंकि अगर आपको याद है हमने जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स देखे थे, तो उन्होंने बोला था जो भी इक्विलिब्रियम आएगा सेम डिमांड सप्लाई जहां पर मिलेंगे उस टाइम पे इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन हर बार आपका इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट पे ही आएगा, क्योंकि आपकी इकोनॉमी हर बार फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, मतलब हर एक चीज जो भी यूज हो रही है इकोनॉमी में वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे यूज हो रही है, ऐसा ही सिनारियो होने वाला है। लेकिन केनेशियन ने तो आके बता दिया कि ऐसा कुछ होने ही वाला नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट होती ही नहीं है इकोनॉमी में, बहुत कम बार ऐसे सिनारियो दिख रहे होते हैं। और इसीलिए केन्स ने ये भी बता दिया कि जो इक्विलिब्रियम इस डायग्राम में आने वाला है ई पॉइंट पे, वो एक्चुअली फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे होगा या नहीं होगा ऐसा कुछ बता नहीं सकते। सो फुल एम्प्लॉयमेंट होनी ही चाहिए, ऐसी कंडीशन है ही नहीं। शायद ये अंडर एम्प्लॉयमेंट हो, शायद ये ओवर एम्प्लॉयमेंट हो, और एम्प्लॉयमेंट जनरली होती नहीं है इसलिए अंडर एम्प्लॉयमेंट हो।
तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपका फुल एम्प्लॉयमेंट ही होगा, लेकिन अगर फुल एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन नहीं भी है तो भी आपके इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम बना ही रहेगा। सो दो डिफरेंट कंसेप्ट है, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है ये आपको? Yes. ओके, सो इसके बाद क्या होता है, अब हमने देखा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज प्रोड्यूस्ड, मतलब इक्विलिब्रियम के लेवल जैसा इनकम प्रोड्यूस्ड होता है जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है। और YE मतलब जो आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट था YE, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डिमांड। समझ में आ रहा है? Yes. ओके Yes, मतलब ma'am. हमने इफेक्टिव डिमांड अलग से देखा था, एग्रीगेट डिमांड अलग से देखा था, एग्रीगेट सप्लाई अलग से देखा था। अब हम ये तीनों इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिलकर मतलब बताओ, आपके पास दूध रहता है, चाय पत्ती रहती है और शुगर रहता है, शक्कर रहता है, राइट? आप क्या कर देते हो, ये सबको एक साथ मिला देते हो तो आपको क्या बनता है? Chai. करेक्ट, चाय बनता है। तो हमें ऐसे ही करना है, एक एग्रीगेट डिमांड है, एक इफेक्टिव डिमांड है, एक नॉट इक्विलिब्रियम, एक एग्रीगेट सप्लाई। हम ये तीनों इंग्रेडिएंट्स को एक कर देना है तो हमें क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? Yes. ओके, सो ये इक्विलिब्रियम लेवल को जब आप एक्स एक्सिस पे मतलब इनकम और एम्प्लॉयमेंट के एक्सिस पे जोड़ दोगे तो आपको मिलेगी इफेक्टिव डिमांड, दैट इज YE, जो आपके इकोनॉमी में एक्चुअल डिमांड रहेगी। मतलब विलिंगनेस के साथ सब कुछ, लोग सब पैसे पे वगैरह करेंगे at that point. Okay, wow, and I'm really tired about it. So are you tired? Yes. Okay, तो मुझे बताओ अभी के लिए आपने जो भी कुछ सीखा, सिंपली क्या आपको ठीक ठाक लग रहा है, मतलब आपको समझ में आ रहा है जो आप सीख रहे हो? हाँ. हे लिहिता येईल पेपर मध्ये आलं तर? Oh. Yes, ma'am. ओके, सो बी कॉन्फिडंट. Yes, ma'am. इकॉनॉमिक्स इतकंच सोपं असतं, जर एकदा लक्षात ठेवलं, एकदा लॉजिक वापरलं, ते तुम्हाला नेहमी लाईफ लॉंग लक्षात राहतं. इट्स लाईक बायसिकल रायडिंग किंवा पोहणं. एकदा सायकल चालवायला शिकलो तर आयुष्यात कधी सायकल चालवायला विसरायला होतं का रे? Nine. नाही. करेक्ट. तसंच इकॉनॉमिक्सचं एकदा जर तुम्ही प्रिन्सिपल शिकलत आणि ते डोक्यात राहिलं तर यू विल नेव्हर फॉरगेट. जेव्हापासून मी हे शिकलीये मला बिलकुल विसरायला झालेलं नाहीये. समजतंय तुम्हाला? सेम पोहायला पण तसंच असतं, एकदा जर तुम्ही पोहायला शिकलात तर तुम्ही दरवेळी नव्याने पोहायला शिकायला लागतं का तुम्हाला? नाही. यू कॅन डू इट ॲज यू लाईक, राइट? जेव्हा तुम्हाला पाहिजे तेव्हा पोहू शकता. सेम लाइक दैट इकोनॉमिक्स का भी होता है, लेकिन पहली बार समझना चाहिए. एक बार समझ लिया देन यू आर गुड टू गो. ओके, तो